हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं विजडम टूथ और उससे रिलेटेड पेन के बारे में। ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है। विजडम टूथ से रिलेटेड जो पेन होता है, क्यों कॉमन हो गया है? जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जा रहे हैं जनरेशन वाइज, जो का साइज हमारा डिक्रीज होते जा रहा है, जिसकी वजह से थर्ड मोलर को प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता। जो इम्पैक्टेड हो जाता है उसको जगह नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो मसूड़ा है, फ्लैप है, वो फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से पेन, इन्फेक्शन या उसी दांत में कैविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं विजडम टूथ से रिलेटेड पेन, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उसका घर पे रह के हम क्या इलाज कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है या जो परमानेंट सॉल्यूशन है उसका, वो भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर विकास कौशिक, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, स्वास्तिक डेंटल एकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, विजडम टूथ या अक्कल दाढ़, ये नंबर में हमारे 4 होते हैं, जो चारों कोनों में प्रेजेंट होते हैं। हमारी ओरल कैविटी, हमारे मुंह में 2 ऊपर और 2 नीचे जो कॉर्नर में प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे लास्ट में आते हैं। जो इनकी इरप्शन एज हम कंसिडर करते हैं वो है 18 से 25, और इसी एज में हम कंसिडर करते हैं कि बच्चा या जो भी यंगस्टर्स हैं वो वाइज हो जाते हैं या उनमें अक्कल आ जाती है, इसलिए इनको विजडम टूथ या अक्कल दाढ़ भी बोला जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स आते हैं, लक्षण क्या होते हैं। पहला है कि हमें जो मसूड़ा होता है थर्ड मोलर के एरिया में पीछे की तरफ, वो स्वेलिंग फील होती है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा थर्ड मोलर इरप्ट नहीं हो पाता, फुली इरप्ट नहीं हो पाता कैविटी में, तो उसके ऊपर का जो मसूड़ा है, ओवरलाइंग गम्स, वो स्वेल कर जाते हैं, और उसी ओवरलाइंग गम्स और हमारे थर्ड मोलर के बीच में फूड लॉजमेंट, मतलब खाना फंसना उसके नीचे स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन और बढ़ जाती है। तो अधिकतर केसेस में या कई बार क्या होता है कि ऊपर वाला दांत भी कई बार उस एरिया में, नीचे वाले एरिया में ओवरलाइंग गम्स के ऊपर टच कर रहा होता है, उसको हिट कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको पेन महसूस होता है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस फूड लॉजमेंट, caries start developing and it reach up to the pulp and it develops pain into that particular area। तो उसी एरिया में आपको रेडिएटिंग पेन होगा, जो आपको कान में भी महसूस होता है, और यहाँ पे हेड रीजन में या नेक रीजन में या नीचे की तरफ भी आपको दर्द महसूस होने लग जाता है। धीरे धीरे वो स्वेलिंग आपको बाहर की तरफ एक्स्ट्रा ओरली फील होती है। पेशेंट उस साइड से कुछ भी खाना च्यू नहीं कर पाता, उसको मुंह खोलने में भी दिक्कत होती है, माउथ ओपनिंग उसकी डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज जो भी मसल्स हमारी च्यूइंग में, मैस्टिकेशन में हेल्प करती हैं, वो कहीं ना कहीं उसी एरिया में, थर्ड मोलर एरिया में इंसर्ट होती है। तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होने की वजह से मसल्स में भी सोरनेस आ जाती है, तो वो आपको फील होता है कि आप यू आर अनेबल टू ओपन योर माउथ। पेशेंट को फीवरिश फील होता है, फेब्राइल इलनेस जिसे बोलते हैं। अब हम बात करेंगे होम केयर टिप्स की, कि हम घर पे रहकर थर्ड मोलर के पेन को कम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम उसकी सीवियरिटी को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मेंटेन ओरल हाइजीन। हमें अपने हाइजीन को, ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। ये हम कैसे कर सकते हैं? अब होता क्या है, जब भी हमारे को थर्ड मोलर का पेन स्टार्ट हो जाता है, तो हम उस एरिया में या उस राइट या लेफ्ट साइड में, वो जो भी साइड होगी, उसमें हम ब्रश करना छोड़ देते हैं। ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वी हैव टू ब्रश इट दैट एरिया रेगुलरली। अब क्या होता है, जब हम ब्रश करना छोड़ देंगे तो फूड और जाके उसमें लॉज होगा, मतलब फूड लॉजमेंट और बढ़ जाएगी। तो हमें अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रशेस, जो डिफरेंट ब्रांड्स के अवेलेबल है मार्केट में, आप वो परचेज कीजिए। उस एरिया को क्लीन करने की कोशिश कीजिए। जितना वो एरिया क्लीन रहेगा, उससे आपका क्या है कि फूड लॉजमेंट वहां से हटती रहेगी, उसमें इंफेक्शन कम होगा और आपकी स्वेलिंग में भी आपको आराम मिलेगा। दूसरा तरीका है माउथ वॉश। कोई भी एंटीसेप्टिक माउथ वॉश जो कमर्शियली अवेलेबल है, आप मार्केट में जाके उसको परचेज कर सकते हैं। ये आपको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका आधा ढक्कन, अप्रोक्सीमेटली 5 ml आपको लेना है। आधे गिलास गुनगुने पानी में उसको मिक्स करना है, और
उसको स्विच करना है उस पर्टिकुलर एरिया में। ऐसे 30 से 40 सेकंड तक आपको उस एरिया में घुमाना है। अब माउथ वॉश में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन और उस एरिया का इन्फ्लेमेशन दोनों ही आपका कम होता चला जाएगा समय के साथ साथ। और जो आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसमें भी आपको काफी आराम मिलेगा। तीसरा तरीका है वार्म सलाइन रिंजेस। गुनगुने पानी में चुटकी भर नमक डाल के कुल्ले करना। ये सबसे आसान तरीका है तीनों में से अभी तक का। अब इसमें ये वार्म सलाइन रिंजेस काम कैसे करते हैं। वार्म सलाइन में आपका जो गर्म पानी है उसमें क्या होता है कि वेजोडाइलेशन प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो वहां पे बने हुए हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं ड्यू टू वेजोडाइलेशन। जो आपकी ब्लड कैरिंग वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वहां से वॉश आउट हो जाते हैं। और सॉल्ट जो हमने ऐड किया है उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, जो वहां पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई जो भी उसमें डेवलप हुआ है उसको वो किल करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन और जो भी डिस्कम्फर्ट है वो आपका रिड्यूस होता चला जाता है। फोर्थ मेथड है कि आपको उस एरिया में च्यू नहीं करना है, उस साइड से। डोंट च्यू फ्रॉम दैट साइड, बिकॉज जैसे ही आप उस एरिया से च्यू करेंगे आपको पेन या डिस्कम्फर्ट दोबारा से वो चीज स्टार्ट हो जाएगा। फिफ्थ मेथड इज एप्लीकेशन ऑफ आइस पैक। आइस पैक इजिली अवेलेबल है मार्केट में। आप बाहर से जब आपको फेशियल स्वेलिंग फील हो रही है तो आप आइस पैक लगा सकते हैं। उस एरिया को बेसिकली हमें ठंडा रखना होता है, तो घर में भी जो आइस है उसको भी आप रुमाल में लपेट के वहां आप लगा सकते हैं। इसमें वेजो कंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टी होती है, जिससे स्वेलिंग फर्दर इंक्रीज नहीं हो पाती। सिक्स्थ मेथड जो है उसमें आपको क्या करना है कि आपको सॉफ्ट और सेमी सॉलिड फूड ही लेना है, जिससे आपको कम चबाना पड़े और आपको कम से कम उसमें डिस्कम्फर्ट हो। और ट्राई टू टेक लिक्विड डाइट एज मच एज पॉसिबल, कि आपको नारियल पानी, सूप, ये सब आपको जितना भी आप लिक्विड आइटम ले सकते हैं वो। अगर होम केयर टिप्स यूज करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, या फिर प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो गई लेकिन कुछ समय बाद वही से फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके बाद हमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ता है। उसका हमें कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें उस दांत का या थर्ड मोलर का एक्सरे की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए हमें पहले डेंटिस्ट को विजिट करना होता है। अगर आपका दांत च्यूइंग सरफेस, जो चबाने की सरफेस है, उस पे अगर आपका इरप्ट कर जाता है तो हमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो पेन, स्वेलिंग, जो भी इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे आपका कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर हमारी कोई दाढ़ जैसे आगे की तरफ तिरछी है या पीछे की तरफ तिरछी है या फिर मसूड़ों के अंदर है, या फिर वो तिरछी होने की वजह से उसने आगे वाले दांत को भी इन्वॉल्व कर लिया है, उसको भी केरियस बना दिया है, जिसके अंदर फूड लॉजमेंट की वजह से उसमें भी कैविटी डेवलप कर दी है, तो उस केस में जो परमानेंट सॉल्यूशन हमारा निकल के आता है वो है उस दांत को निकाल देना। मतलब वो दांत या तो सर्जरी से निकलेगा या नॉर्मल तरीके से, वो आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे। तो इस स्टेज में आकर पेशेंट के मन में कई सारे डाउट आते हैं। पेशेंट बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है सर्जरी के बारे में या अपनी अक्कल दाढ़ निकलवाने के बारे में, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भी आता है कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, मेरी आंखों पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, कहीं कोई नस तो नहीं मेरी खिंच जाएगी, या कोई मेरी नस सुन तो नहीं हो जाएगी। तो ये सब डाउट्स पेशेंट के मन में आते हैं जब वो इस बारे में सोच रहा होता है दांत निकलवाने के बारे में। यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एज एन ओरल सर्जन हम ये प्रोसीजर्स रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। अक्कल दाढ़ को सर्जरी से निकालें या नॉर्मल तरीके से निकालें, तो गाइज प्रोसीजर ये होता है कि उस दांत को पहले अच्छे से सुन कर लिया जाता है। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया लगा के उस दांत को पूरा अच्छे तरीके से उस एरिया को नंब कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी प्रोसीजर होता है उसमें पेशेंट को ना तो पेन का पता चलता, ना उसे कोई डिस्कम्फर्ट होता, तो इजिली अपना वो दांत निकलवा लेता है। तो आज हमने डिस्कस किया कि अक्कल दाढ़ क्या होती है,
क्या क्या वो परेशानी हमारे सामने लेके आती है जब वो अच्छे से हमारी ओरल कैविटी में नहीं रप्ट हो पाती है, और घर पे रहते हुए कुछ समय के लिए हम उसकी सीवियरिटी को कैसे कम कर सकते हैं, पेन को कैसे कम कर सकते हैं, स्वेलिंग को कैसे कम किया जा सकता है। तो ये सब हमने आज डिस्कस किया। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप घर में जो भी एक नॉर्मल पेन किलर है वो आप ले सकते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि आपको नियर बाय डेंटिस्ट से कंसल्ट करना है। वो जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहे हैं उनको फॉलो करना है। और गाइस यकीन मानिए कि दांत निकालते वक्त या दांत निकालने के बाद कोई भी पेन नहीं होता, कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो वो कुछ दिनों के लिए होता है, तो जो दवाइयों से, एंटीबायोटिक से, पेन किलर से कवर हो जाता है और आप हमेशा के लिए उस अक्कल दाढ़ के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। So guys, please like, share and comment on this video. If you want any video on any particular topic, please comment me in the inbox. So guys, see you in the next video.